सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। आइए साथियों, आज के इस कालखंड में हम पुनः हिंदी विषय को लेते हैं और आज जो मैंने हिंदी लिया है वह कक्षा 8वीं की हिंदी लिया है और कक्षा 8वीं की हिंदी से पाठ 1 वर्दे, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता के रचयिता हैं। इस पाठ के लिए हम शिक्षण प्लान कैसे तैयार करेंगे, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि जो शिक्षण योजना के 9 बिंदु दिए गए हैं, 9 कालखंड दिए गए हैं, उन प्रत्येक कालखंड में कौन कौन सी जानकारी आनी चाहिए। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, शिक्षण योजना कक्षा 8वीं विषय हिंदी, और यहाँ 9 जो कॉलम दिए गए हैं, इन सभी कॉलमों में मैंने आवश्यक जानकारी लिखी है जो कि एक उदाहरण के रूप में है। साथियों, केवल एक समझाने के लिए कि हमको इस प्रकार की जानकारी भरनी चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें साथियों अवधारणा क्षेत्र की। तो अवधारणा क्षेत्र में पूर्ण हाव भाव लय के साथ कविता का स्वर वाचक। देखिएगा, पाठ 1 की जब हम बात करते हैं, जैसा कि आप मेरे हाथ में साथियों ये कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक देख रहे हैं और हिंदी पुस्तक में पाठ 1 वर्दे यहाँ दिया गया है। इस पाठ में जो सरस्वती वंदना दी गई, इसको पूर्ण हाव भाव और लय के साथ में वाचन करना, ये इसका अवधारणा क्षेत्र हम रख सकते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर हिंदी की पुस्तक में, तो पाठ के ऊपर यहाँ दिया गया है आइए सीखे, और यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को हमें यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अर्थात अवधारणा क्षेत्र में कि हमको इस पाठ से क्या क्या सीखना है। तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको भी बताया यहाँ जो दिया हुआ है आइए सीखे के अंतर्गत, ठीक है। और आगे मैंने लिखा है कि राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करना। इस कविता का उद्देश्य क्या है कि हम विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करें। तो ये भी एक अवधारणा क्षेत्र है। और आगे हम देखें साथियों, तो व्याकरण के अंतर्गत उपमा अलंकार। देखिएगा, इस कविता से विद्यार्थियों को अलंकारों से परिचय होने का अवसर मिलेगा और विशेषकर इस कविता में उपमा अलंकार का प्रयोग अधिकतर किया गया है। तो इस अलंकार के बारे में बच्चे सीखेंगे, तो इसको हमने यहाँ अवधारणा क्षेत्र में लिख लिया है। अगला है पर्यायवाची व विलोम शब्द। साथियों, इस पाठ को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य यह भी है कि हमारे विद्यार्थी पर्यायवाची और विलोम शब्द से परिचित हो सके, ठीक है। इसी तरह से र के विभिन्न रूप। साथियों, र जैसे रकार के रूप में, रेप के रूप में, ठीक है, तो इन रूपों में र का प्रयोग कहाँ होता है, किस प्रकार होता है, यह भी इस पाठ के लिए अवधारणा क्षेत्र है। तो इस तरह देखिएगा, मैंने यहाँ पर 4-5 अवधारणा क्षेत्र रखे हैं। और साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व के कालखंडों में बार बार कहा है कि किसी भी पाठ की शिक्षण योजना तैयार करने से पहले हमको उस पाठ को भली भांति समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। और उसका जैसे कविता हम मान लिया जाए तो कविता का पूर्ण हमको अनुवाद कर लेना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो अभ्यास दिए गए हैं, उन अभ्यासों पर भी सरसरी नजर देख लेना चाहिए और अभ्यासों में क्या आएगा, कौन सी जानकारी आएगी, इस बात को पहले पुख्ता कर लेना चाहिए। इसके पश्चात ही हमको टीचिंग प्लान तैयार करना चाहिए। दूसरे खंड में देखते साथियों, वो पाठ का नाम और क्रमांक। तो जैसा कि पाठ का नाम वर्दे है और पाठ का क्रमांक 1 है, तो पाठ है वर्दे। इसके पश्चात साथियों जो महत्वपूर्ण कॉलम आता है, पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां और प्रस्तावना। देखिएगा, इस संबंध में शैक्षिक संवाद में सम्माननीय आयुक्त महोदय ने भी कहा है कि जो पेडागॉजिकल प्रक्रिया होती है यह सबसे महत्वपूर्ण होती है। और साथियों, इसमें हमको सोच समझकर ही बिंदुओं को अंकित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए, उनको बच्चों के मस्तिष्क तक प्रेषित करने के लिए हमें कुछ गतिविधियों का, ठीक है, आयोजन करना होता है। यहाँ कुछ प्रक्रियाओं को हमको लिखना होता है जिनका भी प्रयोग हम कक्षा संचालन में करते हैं। तो देखिएगा, उदाहरण के रूप में मैंने क्या लिखा है, विद्यालय में की जाने वाली प्रार्थना पर चर्चा करना, अलग अलग इस प्रार्थना का छात्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण। साथियों, जब हम पाठ पढ़ाएंगे तो एक गतिविधि यानी पेडागॉजिकल प्रक्रिया, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दा जो है वो क्या हो सकता है कि हमारे विद्यालय में जो प्रार्थना होती है, जिस भी प्रार्थना को हम प्रति दिवस हमारे विद्यार्थी करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अन्य प्रार्थनाएं, जैसे कि घरों में हमारी आरती होती है,
तो आरती का भी प्रस्तुतिकरण जो है हमारे विद्यार्थी कर सकते हैं। इसमें हमको ये देखना है कि हम अधिकतर 1 2 3 विद्यार्थियों को मौका देंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा जो पीरियड है उसमें जो पाठ में या कविता में जानकारी दी गई है उसको भी हम पढ़ा सके। इस तरह श्यामपट पर लिखे शब्दों में विलोम शब्दों की जोड़ी बनवाना। साथियों, हम श्यामपट पर जब हम पाठ पढ़ा ले, कविता पढ़ा ले, उसके पश्चात कुछ शब्दों को लिख दे, ठीक है, और उन शब्दों के बारे में कहे कि इनके विलोम शब्द आपको श्यामपट पर आकर के लिखना है। तो विद्यार्थियों को हम बारी बारी से मौका दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों को शब्दों का ज्ञान होगा। आगे है साथियों, ईश्वर देवी देवताओं पर चर्चा करते हुए उपासना के तरीकों पर चर्चा करना। साथियों, जब हम इस वंदना को पढ़ाएंगे वर्दे, तो इसके पश्चात साथियों इसमें हम एक गतिविधि भी करा सकते हैं कि हम जो ईश्वर हैं, ठीक है, अलग अलग धर्म संप्रदाय हैं, तो जो भी ईश्वर है उनके बारे में हम चर्चा करें और जो प्रार्थना के तरीके हैं उन पर हम चर्चा करते हुए बच्चों को बताएं कि इस प्रकार से भी ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। तो हमने यहाँ पर एक गतिविधि के रूप में लिख दिया है। और अगला है हाव भाव के साथ में कविता का प्रस्तुतिकरण। साथियों, जो कविता है उसको पूर्ण हाव भाव के साथ में हम प्रस्तुत करें या बच्चों से भी प्रस्तुत करवाएं। तो ये पेडागॉजिकल प्रक्रिया, प्रस्तावना या गतिविधियां हो सकती है। यहाँ मैंने उदाहरण के रूप में लिखा है, आप पाठ का भलीभांति अध्ययन कर लें और उसके अनुसार क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पेडागॉजिकल प्रक्रिया को लिख सकते हैं। आगे साथियों, सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री अर्थात TLM। इस पाठ को पढ़ाने के लिए वर्दे, इस वंदना को पढ़ाने के लिए हमें किन किन सहायक शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होगी, अर्थात जो पाठ के अंतर्गत दिए गए अभ्यास भी हैं उन अभ्यासों को भी पूर्ण कराने के लिए जिस टीचिंग लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता होगी उसका विवरण हमको यहाँ देना है। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है माँ सरस्वती का फोटो। साथियों, हमारे विद्यालय में निश्चित तौर से माता सरस्वती की फोटो होती ही है, तो हम अध्यापन के समय माता सरस्वती के फोटो का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से चार्ट में लिखी वंदना वर्दे, यानी यदि ये जो वंदना है इस वंदना को किसी चार्ट में ड्राइंग शीट में लिख करके हम कक्षा में टांग करके यदि इसका प्रस्तुतिकरण करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा प्रभावी होगा, ठीक है। इस तरह साथियों आगे लिखा है शब्द कार्ड, पर्यायवाची विलोम शब्द। साथियों, हम ड्राइंग शीट में छोटे छोटे शब्द कार्ड बना सकते हैं जो कि पर्यायवाची शब्द के हों और विलोम शब्दों के हों। जैसे मान लो हमने एक कार्ड में सूर्य लिख दिया, दूसरे कार्ड में रवि लिख दिया, तीसरे कार्ड में दिनकर लिख दिया, तो इस प्रकार की हम गतिविधि कक्षा में करा सकते हैं कि भाई आपको पर्यायवाची शब्दों के कार्ड छाट करके एक समूह में अलग करना है। इस तरह विलोम शब्दों के बारे में, है ना, बना सकते हैं। आगे साथियों, र के विभिन्न रूपों वाले शब्दों की सूची, किसी ड्राइंग शीट में हम जो र का प्रयोग वाले जो जितने भी शब्द है उनकी सूची बना करके भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर TLM के नाम लिखे हैं, आप अपने तरीके से भी TLM के नाम आप लिख सकते हैं। साथियों, अगला है अनुमानित कालखंड, अर्थात ये जो पाठ है या पाठ कितने कालखंड में आप पूर्ण कर सकते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत दिए गए अभ्यास है और ये पूरा पाठ है। तो यहाँ साथियों अनुमानित जो कालखंड है उसमें मैंने 4 कालखंड लिख दिया है। इसमें आप घटा बढ़ा सकते हैं, आपके विद्यार्थियों की जो क्षमता है, आपका जो पढ़ाने की शैली है, उसके आधार पर आप कालखंडों की संख्या घटा या बढ़ा सकते हैं। आगे आता है लर्निंग इंडिकेटर, अर्थात सीखने के संकेतक। साथियों, जब आप इस कविता को पढ़ाएंगे तो विद्यार्थियों, आपके जो विद्यार्थी है इस पाठ से सीख रहे हैं, इस बात की जानकारी आपको कैसे होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा मैंने लिखा है कि विद्यार्थी कविता के भाव पर चर्चा कर सकेंगे। देखिएगा, जब हम इस पाठ को पढ़ा देंगे तो इस पाठ का यानी इस कविता का जो भावार्थ है उस भावार्थ पर हमारे विद्यार्थी चर्चा कर सकेंगे कि भाई इसका ये अर्थ है। इससे हमको पता चलेगा कि हमारे विद्यार्थी सीख रहे हैं। आगे है अलंकार से परिचित होकर उसकी महत्ता जानेंगे। देखिएगा, इस कविता में उपमा अलंकार की विशेष तौर से इसका प्रयोग किया गया, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो हमारे विद्यार्थी अलंकार से परिचित होंगे और उस पर चर्चा करेंगे। आगे साथियों, राष्ट्र प्रेम से संबंधित कथा कहानियों के बारे में बता सकते हैं। हमारे विद्यार्थी और भी जो राष्ट्र प्रेम की अन्य कविताएं हैं, कहानियां हैं, उनको वे बता सकते हैं और उनके बारे में अपने विचार रखते हैं। ये बात हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे साथियों, व्याकरणिक जानकारी रख सकते हैं। इसके अलावा
इस पाठ के अभ्यास में आप देखेंगे तो बहुत सारी व्याकरणिक जानकारी है। जब आप पूरा पाठ पढ़ा लेंगे तो निश्चित तौर से आपके विद्यार्थी व्याकरण से संबंधित जानकारी है वो सीखेंगे और उसके संबंध में चर्चा करेंगे, या जो भी हम उनको करने को देंगे तो वे कर पाएंगे। तो ये हमारे लर्निंग इंडिकेटर्स हो सकते हैं। आप अपने अनुसार भी यहाँ लर्निंग इंडिकेटर लिख सकते हैं। आगे साथियों, मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। देखिएगा, जब आप इस पाठ को पढ़ाएंगे तो बच्चों ने कितना सीखा है, कितनी जानकारी प्राप्त की है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी कब होगी? जब हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन बच्चों को प्रश्न पूछकर या किसी प्रकार की गतिविधि का आयोजन करके। तो देखिएगा, इसमें उन्होंने लिखा है विद्यार्थी गण बारी बारी से कविता का लय व हाव भाव के साथ में वाचन करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी कक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनको हम बारी बारी से बुला करके उनसे हम पूछ सकते हैं, यानी हाव भाव पूर्वक इस कविता का आप प्रस्तुत कीजिए या उसका वाचन कीजिए। यदि जो विद्यार्थी वाचन कर सकते हैं, मतलब हमारे विद्यार्थी ने इस कविता के बारे में सीख लिया है, और कुछ विद्यार्थी अटक रहे हैं तो हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि इस कविता को आपको अच्छी तरह से इसका प्रस्तुत करना है, इसको पढ़ना है, उसको समझते हुए फिर से इसका सही प्रस्तुतिकरण करना है। आगे साथियों, कविता के भावार्थ के आधार पर प्रश्न बनाकर पूछे, जैसे कवि किससे वरदान मांग रहा है। देखिएगा, जब हम कविता को पढ़ा देंगे, पूरा उसका भावार्थ समझ देंगे, तो इसके पश्चात हम उस भावार्थ के आधार पर बच्चों को कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे उदाहरण में लिखा हूं कि कवि किससे वरदान मांग रहा है। विद्यार्थी यदि भावार्थ को भली भांति समझा है तो निश्चित ही वो उत्तर देंगे। तो इस तरह भी बच्चों का मूल्यांकन होगा। आगे है, श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों की सूची में से पर्यायवाची शब्दों का एक समूह बनाएं। साथियों, हम कुछ शब्दों को श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि पर्यायवाची शब्द रहेंगे, और पर्यायवाची शब्दों को एक समूहित कर लेंगे कि भाई जैसे उदाहरण के लिए हमने बताया आपको, कोई भी ले ले, मान लो फूल ले ले तो फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, इस प्रकार जो है उनको एक समूह में बच्चे रख सकते हैं। तो इस प्रकार की हम गतिविधि का आयोजन करवा सकते हैं। तो जिससे हमको पता चल जाएगा कि हम जिन विद्यार्थियों को जो चीज पढ़ा रहे हैं वो जो पढ़ी हुई जानकारी है उसको सीख रहे हैं। अगले खंड में देखिए साथियों, आओ करके सीखे घर में और खेल खेल में। तो देखिएगा, ये जो पाठ है इसको हमने पढ़ाया है, जो भी हमने गतिविधियों का आयोजन किया है, इसके अलावा विद्यार्थी घर में या खेल खेल में जो अन्य गतिविधियां हैं उनको करेंगे, जिससे कि जो सीखा हुआ ज्ञान है और भी स्थायी होगा। इस हेतु हम यहाँ लिख सकते हैं कि विद्यार्थी गण सामूहिक रूप से कविता का गायन हाव भाव के साथ में करें। यानी जो विद्यार्थी हैं वो सामूहिक रूप से, पूरे विद्यार्थी जो है एक साथ इस जो सरस्वती वंदना दी गई है वर्दे, इसका गायन करे। साथियों, यदि जिन विद्यार्थियों को हाव भाव या लय नहीं आती तो ऐसा करने से वो विद्यार्थी भी गाना सीख सकते हैं। जिस तरह से पूजा के समय जब हम आरती करते हैं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी उस आरती को पूर्ण लय और हाव भाव के साथ गाना सीख जाते हैं। उसी तरह से यदि कुछ विद्यार्थी अटक रहे हैं या पीछे रह रहे हैं तो इस प्रकार की गतिविधि करने से वे भी सीख सकते हैं। आगे साथियों, उपमा अलंकार का प्रदर्शित करने वाले वाक्य या पंक्तियों की रचना करें। यानी हम विद्यार्थियों को ये कह सकते हैं कि ऐसी पंक्तियां या वाक्यों की रचना कीजिए जहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग होता हो। तो हम उदाहरण के रूप में हम बच्चों से बता सकते हैं, बच्चों को कि भी आप इस प्रकार के वाक्यों की रचना कर सकते हैं, कविता की रचना कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों को उपमा अलंकार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और उनकी जो समझ है वो स्थायी होगी। आगे साथियों, ऐसी ही अन्य सरस्वती वंदना का संग्रह कर कक्षा में सुनाएं। और अन्य जो वंदनाएं हैं, बहुत सारी सरस्वती वंदना है, उनका संग्रह करके विद्यार्थी कक्षा में सुना सकते हैं। तो साथियों, ये हो जाएगा आओ करके सीखे घर में या खेल खेल में। अंत में आता है लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल, सीखने की संप्राप्ति। साथियों, ये पूरा पाठ पढ़ा लेने के पश्चात में हमारे विद्यार्थी क्या सीख पाएंगे, क्या उनको प्राप्त होगा। चूंकि साथियों, जो टीचर हैंडबुक है, जैसा कि आप टीचर हैंडबुक यहाँ देख रहे हैं, इस टीचर हैंडबुक के इस पार्ट में लर्निंग आउटकम्स नहीं लिखे गए हैं, किंतु साथियों मैंने यहाँ उदाहरण के रूप में लिख के आपको बताया कि हमारे बच्चे क्या प्राप्त कर लेंगे। जैसे हाव भाव एवं लय के साथ कविता वाचन कर पाते हैं। जब हम इस कविता को पढ़ा देंगे तो निश्चित तौर से हमारे बच्चे क्या प्राप्त करेंगे, इस कविता को पूर्ण हाव भाव के साथ में, लय के साथ में वाचन कर पाएंगे। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, लर्निंग आउटकम। फिर है कविता का भावार्थ समझ पाते हैं।
यानी हमारे विद्यार्थी के अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि हमारे विद्यार्थी जो कविता का भाव है, उसका जो अर्थ है, उसको वे समझ सकते हैं। और आगे है कविता के तत्व, जैसे अलंकार को समझ पाते हैं। कविता के विभिन्न तत्व है साथियों, रस है ना, छंद है, या जैसे कि हम यहाँ बात की गई है अलंकार की, तो जो उनके तत्व जैसे अलंकार, इसके बारे में वे समझ पाते हैं। तो ये भी हमारा लर्निंग आउटकम्स के अंतर्गत आ सकता है। और आगे लिखे साथियों, कवि परिचय से भिज्ञ हो पाते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, इनके संक्षिप्त जीवन से ये परिचित हो पाते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। साथ ही इसके अलावा अन्य लर्निंग आउटकम्स भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो साथियों, इस कालखंड में मैंने आपको कक्षा 8वीं की हिंदी विषय से पाठ 1 के अंतर्गत यह जो शिक्षा योजना है, टीचिंग प्लान है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।